नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सिंह यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय मैं अपने बारे में दे दूं आप लोगों को कि मैं वर्तमान में नगर निगम जबलपुर में सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हूं। और मैं इससे पूर्व में भी काफ़ी समय से तैयारियों में लगा रहा हूं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियों में। तो काफ़ी समय का अनुभव है, मुझे काफ़ी एग्ज़ाम्स का अनुभव है। मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने यहाँ आया हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक व्यापम के एग्ज़ाम पैटर्न को, और व्यापम ने जो हाल ही में जो नए नोटिफिकेशंस दिए हैं या अपनी छोटी मोटी हलचल की है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। जिसमें सबसे पहले व्यापम ने अभी हाल ही में एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन दिया था, उसके बाद ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन दिया था। जैसे कि आज हम 1 अक्टूबर सन 2020 में सॉरी 1 नवंबर सन 2020 में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज के दिन तक लगभग 2 ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इन एग्ज़ाम्स को अगर आपको कवरेज देना है, इन एग्ज़ाम्स को अगर आपको क्रैक करना है, तो आपको किस स्तर तक तैयारी को आपको ले जाना पड़ेगा, क्या क्या आपका सिलेबस होगा, किस आधार पे आप तैयारी करेंगे, कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, और ये आपको प्रॉपर गाइडेंस कहाँ से उपलब्ध हो सकता है। तो चलिए बिना समय ख़राब किए मैं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि मैं, जैसा आपको पहले बताया, मैं वर्तमान में जबलपुर नगर निगम में पदस्थ हूं सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद पर। और साथ ही मैं इससे पहले भी कई सारे एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूं। जैसे एमपी पुलिस ले लीजिए, तो एमपी पुलिस लगभग 2014 के बाद से जितनी भी बार आया है, मैंने लगभग हर बार क्रैक किया है। उसके साथ फॉरेस्ट गार्ड 2013, जेल प्रहरी 2014, जेल प्रहरी 2015, एमपी पुलिस 2015, 2017 का ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 जो कि मेरे काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम रहा था। उसके बाद व्यापम ने उसका किसी भी कारण से उसका रिजल्ट हेल्ड इन कर दिया था, जिस कारण से मैं नहीं उसमें सफल हो पाया। वो अलग अलग कंडीशंस रहीं। तो इन सभी बातों को नकारते हुए हम ये देखते हैं प्लस पॉइंट कि आप इन सभी निराशाओं में आशा की एक छोटी सी किरण कहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं हम लोग कि जो अभी हाल ही में पुलिस का नोटिफिकेशन आया, सबसे पहले उस पर डिस्कस करेंगे। पुलिस का जो नोटिफिकेशन दिया है, उन्होंने व्यापम ने वैकेंसीज तो घोषित की हैं। इन्होंने जो विभाग से विज्ञप्ति मांगी है, विभाग से जो स्पेस मांगा है कि आपके पास कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, उसका आप हमें चिट्ठा दीजिए, मतलब पत्रक पेश कीजिए व्यापम के पास, जिससे वो आगे की प्रक्रिया बढ़ा सके। हालांकि व्यापम ने ये नोटिफिकेशन में डाला है, अपनी बॉल पे डाल रखा है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी क्लियर नहीं है। उन्होंने न तो ये कहा है कि इसका एग्ज़ाम किस बेस पे होगा, किस पैटर्न पे होगा। हालांकि अगर अपन इस बार को छोड़ दें, लास्ट ईयर पे चलते हैं, आई मीन टू से कि लास्ट वाले एग्ज़ाम पे चलते हैं, जो रिसेंटली तो नहीं, लगभग 1-1.5 साल पहले जो व्यापम ने लिया था। तो उसके बारे में हम डिस्कस करें तो सीधा साधा 100 नंबर का एग्ज़ाम पेपर था। 100 नंबर के एग्ज़ाम पेपर में जीएस, मैथ्स, रीजनिंग 3 भागों में उन्होंने डिफाइन कर रखा था। इसमें पार्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है इनका मैथ्स और रीजनिंग का। जीएस का पार्ट जो रहता है थोड़ा सा स्तर उसका कम रहता है, और कंपैरिजन टू मैथ्स और रीजनिंग इनका वेटेज भी थोड़ा कम रहता है। तो सबसे पहले हम जो पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है उसको ही डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में अगर मैथ्स को देखा जाए तो मैथ्स काफ़ी टफ नहीं रहता है, मतलब एवरेज मैथ्स रहता है। एक सिंपल सा 12th पास आउट करने के बाद आने वाला बंदा भी उसको सॉल्व कर सकता है, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में उसने थोड़ा बहुत कहीं से अच्छे व्यक्ति से अनुभव लिया है, तो वो इंश्योर की कर लेगा आराम से। मतलब 70 to 80% मैथ्स जाएगा उसका आराम से। तो चलते हैं हम इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैथ्स का ही देख लेते हैं। जैसे मैथ्स को 2 भागों में बांटा गया है मित्रों, है ना। मैथ्स को हम जाएंगे तो मैथ्स को 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले एक आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और सेकंड वन इज़ एडवांस मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डिस्कस करेंगे, इसके बाद एडवांस पर जाएंगे। इसके बाद हम दूसरी चीज़ देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग को 2 भागों में बांट दिया जाता है यहाँ पे जाके, वर्बल एंड नॉन वर्बल। जीएस पार्ट को अगर लें तो जनरल स्टडीज़ अपने आप में बहुत ब्रॉड अर्थ रखता है, जैसे कि नाम से लगता है जनरल स्टडीज़। और
इसमें जनरल स्टडीज़ में जनरल अवेयरनेस, साइंस जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी आ जाता है, जूलॉजी आ जाता है। इसके अलावा जाएंगे तो ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये सारे पोर्शन आपके कवर होते हैं। तो जीएस जो है ना वो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। जीएस को पढ़ना, कवर करना इतना आसान नहीं रहता जितना आसान आप मैथ्स और रीजनिंग को कवर करके कर सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर आपको सीधा सीधा सारा कंपटीशन एग्ज़ाम आपकी सिर्फ एक बात पे बेस होता है कि आप हार्ड वर्कर हैं या स्मार्ट वर्कर हैं। अगर आप स्मार्ट वर्कर हैं तो कंपटीशन एग्ज़ाम में थोड़ा जल्दी अपेक्षित सफलता पा जाएंगे। अगर हार्ड वर्कर हैं तो आपको, मैं ये नहीं कहता कि सफल नहीं होंगे, ये निश्चित है कि आप सफल होंगे। अगर आप नियमित तौर पे लगे हैं, चाहे हार्ड वर्कर हों चाहे स्मार्ट वर्कर हों, आप सफल निश्चित तौर पे होंगे। लेकिन अगर आप हार्ड वर्कर हैं, हो सकता है आपको उससे भी बड़ी सफलता मिल जाए। लेकिन स्मार्ट वर्कर अपेक्षाकृत जल्दी सफल हो जाते हैं और अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम स्मार्ट वर्क की बात करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है हमारी सारी क्लासें स्मार्ट वर्क के ऊपर चलेंगी कि कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको कम समय में ज़्यादा अच्छे तरीके से कंटेंट क्या सर्व किया जाए जिससे आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मैथ्स को, जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स को दो पार्ट में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एडवांस मैथमेटिक्स, इन दो भागों में पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। इसके बाद रीजनिंग को मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स से लेके साइंस लेके जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये आपका सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे और ये हमारी क्लास अब रेगुलर चलेगी। इसके बाद रीजनिंग में अगर आप आते हैं तो वर्बल एंड नॉन वर्बल चलता है। इसमें रीजनिंग में कुछ खास नहीं रहता है, मतलब नॉन वर्बल में अगर आप जाएंगे तो नॉन वर्बल में कुछ एक सब्जेक्ट चैप्टर ऐसे रहते हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं कि मैं आपको अगर 1 घंटे की क्लास पढ़ाऊंगा तो मैं आपको 1 घंटे की क्लास में ही आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता 1 घंटे की रहेगी। उसके बाद आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप रीजनिंग में उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमें मन स्थिति के बारे में समझ लेना है कि हम जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूर्णतः डिवोटी तरीके से आपको इसी में लग जाना है। कहीं भी अपने दिमाग को इधर उधर नहीं भटकाना है। कंपटीशन एग्ज़ाम का सीधा साधा फंडा ये है कि बच्चे को चूँकि पता तो है कि कहाँ से एग्ज़ाम आना है, कैसे एग्ज़ाम आना है, सिलेबस पैटर्न सब वही है, बस भटकाव ज़्यादा है। भटकाव यहाँ पर इतना ज़्यादा है, बच्चा हर व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से सलाह लेता है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा सर, मैं क्या करूँ। मेरे पास भी ऐसे कई सारे फ़ोन आते हैं रोज़, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा सर, क्या करूँ मैं, किससे पढ़ूँ, अब क्या पढ़ूँ। तो ये भटकाव की स्थिति आप मत पैदा कीजिए। आप जितने समय पढ़ रहे हैं, जो भी आपके पास कंटेंट है, अगर आप पूरी तरह से फेथफुली किसी टीचर के पास जा रहे हैं तो उसके सारे कंटेंट्स को पहले एक बार आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद किसी दूसरी जगह आप स्किप कीजिए। तो सबसे पहले तो पहली बात है फोकस्ड। आपका एग्ज़ाम जो पैटर्न है, सिलेबस है और एग्ज़ाम का जो आपका जो टारगेट है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का, किसी बंदे का ऐसा ही टारगेट है और बीच में एमपी पुलिस कांस्टेबल आ जाता है, कांस्टेबल भी दे दिया, बीच में जेल प्रहरी आ जाता है, जेल प्रहरी भी दे दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आप सबसे पहले फोकस तरीके से एक एग्ज़ाम को फोकस कीजिए, देन उस एग्ज़ाम के पीछे लग जाइए जी जान से। सबसे बेसिक तरीका है एग्ज़ाम का, आप किसी एक एग्ज़ाम को फोकस कीजिए और बिल्कुल उसी पैटर्न के हिसाब से लग जाइए, क्योंकि लगभग दूसरे तीसरे एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए तो अगले एग्ज़ाम का किसी का पैटर्न सबका सेम नहीं होता है। मान लीजिए किसी में मैथ्स रीजनिंग आ रहा है, किसी में जीएस के साथ मैथ्स रीजनिंग कम वेटेज आ रहा है, किसी में लैंग्वेज आ रहा है, तो आप सारे को अगर कंबाइंड करके पढ़ेंगे नहीं हो पाएगा, ना तो आप यहीं के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। तो सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम फोकस कीजिए, आपका जो भी आपका फोकस है, देन उसके सिलेबस को फॉलो अप करना चालू कीजिए। सेकंड, थर्ड चीज़ जो है आपकी सबसे मेन है आपका फोकसनेस। जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय में जितने समय भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, जितने समय भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, मेरा मतलब है उतने समय आप सिर्फ फोकस्ड तरीके से अपने पैटर्न पे ध्यान दीजिए, सब कुछ भूल भाल के। एक बात समझिए कि आपके 4 घंटे पढ़ाई को देने से या 5 घंटे पढ़ाई को देने से सब कुछ, सारी स्थितियां सुधर सकती हैं। अगर उस 5 घंटे को आप सोचें कि सारा कुछ आप घर का सुधार लेंगे या बाहर का सुधार लेंगे, आप अपनी वर्तमान स्थिति से उबर जाएंगे, संभव नहीं है। इसलिए सबसे बेसिक तरीका है कि आप अपने एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग लग जाइए एंड कंटिन्यू।
देखिए, आपको एक और परेशानी का कारण अभी वर्तमान में जैसे त्योहार आ रहे हैं, अपने कई सारे लगातार त्योहार चलेंगे, तो इन त्योहारों में आपका लगभग ध्यान डिस्टर्ब होना स्वाभाविक सी बात है। 2-4 दिन आपका, 2-5 दिन, 10 दिन, किसी को ज़्यादा लंबा समय भी लग सकता है। तो इन त्योहारों में डिस्टर्ब होने के साथ साथ अगर मान लीजिए आप बाकी दिन में समय आपका ख़राब निकलता है, तो सबसे बढ़िया समय रहता है आपका पढ़ाई करने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग जाग जाइए और आप जितना भी समय दे सकते हैं अपनी पढ़ाई को, 2 घंटे 4 घंटे ज़रूर दीजिए। और मैं तो कहता हूँ जो लड़के या लड़कियाँ फोर्स की लेके तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपी पुलिस ले लीजिए या पैरामिलिट्री फोर्सेस ले लीजिए या आर्म फोर्सेस ले लीजिए, तो उन लोगों को तो उनका तो दिनचर्या सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो ही जाना चाहिए। तो सुबह जितना हो सके उतना समय निकालें, रात का जितना हो सके उतना समय निकालें, शाम को सारे परिवार के आराम करने के समय आप पढ़ाई को समय दे सकते हैं। बाकी आपको छोटा छोटा समय निकाल के अपनी तैयारी में लगाना पड़ेगा। देखो, अगर लक्ष्य चाहिए तो कुछ ना कुछ तो आपको त्याग तो करना पड़ेगा, परित्याग तो आपको चाहिए। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कंटिन्यू लगे रहिए। भगवान आपको सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।